एक हवाई जहाज हाईजैक होता है। एक फिरौती वसूलने के लिए हाईजैकर एक शहर में उतरता है। लेकिन जब वो पैसा लेकर वापस उड़ान भरता है तो पैसे समेत ही जहाज से कूद जाता है और फिर सालों साल तक उसकी खोजबीन होती है, लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि यह है दुनिया की सबसे नामी हाईजैकिंग। इस कहानी में जमीन से ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज है। उसके अंदर 36 पैसेंजर है और 6 क्रू मेंबर है। उनके बीच ही छुपा है एक हाईजैकर। फिर देखते ही देखते 30 मिनट का यह हवाई सफर एक ऐसे रहस्य में बदल जाता है कि आज 5 दशक बाद भी कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 के 24 नवंबर को, जब डैन कूपर नाम का एक आदमी काला सूट पहने किसी जेंटलमैन की तरह हाथ में एक काला बैग लेकर ना अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचा। वो एयरपोर्ट के टिकट काउंटर से पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए बोइंग 727 प्लेन की एक टिकट खरीदता है और उस प्लेन में जाकर बैठ जाता है, जिसमें 36 पैसेंजर, 2 पायलट और उनके अलावा 4 क्रू मेंबर भी थे। ठीक 2:50 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। कूपर इस प्लेन के सबसे आखिर वाले रो के 18E सीट पर जाकर बैठ गया, बाकी सभी पैसेंजर से बिल्कुल अलग। सफर की शुरुआत होती ही है कि कूपर ने अपने नजदीक खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाता है और मुस्कुराते हुए उसे एक पर्ची पकड़ा देता है। उस खूबसूरत एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शाफनर होता है। उसे लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उस पर्ची को जो है ना अपने पर्स में डाल देती है। तभी कूपर उससे कहता है कि मिस, आपको ना एक बार वो पर्ची पढ़ लेनी चाहिए। अटेंडेंट शाफनर बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कूपर ने उससे कहा और पर्ची पढ़ते ही उसके भौहें तन जाती है और उसके चेहरे पर घबराहट आ जाता है। कूपर समझ गया था कि अटेंडेंट को उसका मैसेज क्लियर है। वो समझ गई कि उसे क्या करना है, इसलिए वो उसे अपने बगल में बैठने का इशारा करता है। शाफनर भी बिना किसी ना नुकुर के उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि उसने पर्ची में जो भी पढ़ा है उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा है। इस बात पर कूपर उसे अपने साथ लाए बैग को खोलकर दिखा देता है, जिसे देखकर शाफनर और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके अंदर एक बम रखा होता है। कूपर प्रूफ दिखाने के बाद कहता है, तुम्हारे एक गलती से इस प्लेन में बैठे 42 लोगों की जान जा सकती है, इसलिए चुपचाप मेरी डिमांड पूरी कर दो, किसी को कुछ नहीं होगा। कूपर उनसे $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड करता है। अब तक प्लेन में बैठे बाकी 36 पैसेंजर को ये पता भी नहीं होता है कि उनकी सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट ही हाईजैक हो गई है। शाफनर भी समझदार होती है। वो पैसेंजर को बिना कुछ पता लगे कूपर के डिमांड को लेकर सीधे कॉकपिट में पायलट के पास पहुंच जाती है। पायलट भी कूपर के सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा देता है। फिर इस हाईजैक की खबर FBI और पुलिस तक भी पहुंच जाती है। इधर जब एयर होस्टेस वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वो अपना ड्रिंक भी पी रहा था। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी कि अब आगे क्या होगा। और जिसे एक प्लेन हाईजैक करने के बाद भी चिंता न हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना खतरनाक आदमी हो सकता है। इसलिए यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है कि पैसों के बदले सभी पैसेंजर की सेफ्टी। लेकिन डैन कूपर को तो पकड़ना ही था, इसलिए FBI ने चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोटों को बंडल के साथ भरता है ताकि बैग ज़्यादा से ज़्यादा भारी हो सके। यहाँ तक कि सभी नोटों के सीरियल नंबर को भी तय कर लिए जाते हैं, नोट कर लिया जाता है, ताकि बाद में अगर कूपर इन पैसों को खर्चता है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। इधर इस बीच जिस प्लेन को 3:20 पर ही लैंड कर जाना चाहिए था, वो अगले 3 घंटे तक हवा में तैरने के बाद शाम को करीब 5:39 पर सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां कूपर को अपने मांग के मुताबिक पैसे और पैराशूट मिल जाते हैं और उसके बदले वो प्लेन के सभी पैसेंजर को जाने देता है।
अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि कूपर तो अब पकड़ा गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 1 फ्लाइट अटेंडेंट को अपने साथ ही कूपर रोक लेता है और प्लेन को वापस से मैक्सिको के लिए उड़ान भरने के लिए कह देता है। एक बार फिर से प्लेन हवा में थी, जिसके पीछे अब FBI के 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को भी लगा दिया गया था कि उस प्लेन का पीछा करे, पता लगाए कि आखिर डैन कूपर जा कहाँ रहा है, उसे पकड़ा जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं था, इसलिए कूपर ने प्लेन को रेनो नेवेडा की तरफ ले जाने को कहा। फिर वो प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कम रफ्तार में उड़ाने को कहता है। फिर फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में भेजकर खुद प्लेन में बने हवाई सीटी, जो प्लेन के पीछे की तरफ नीचे बनी होती है ना, उसे वो ऑन कर देता है, जिससे एरोप्लेन में अलार्म भी बजने लगते हैं और वो वहाँ से पैसे के समेत ही पैराशूट खोलकर कूद जाता है। प्लेन की सीटी बीच हवा में खुल जाने के बाद प्लेन उड़ाने में भी काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद ये प्लेन 10:15 पर खुले सीढ़ियों के साथ ही रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI के एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा कूपर का कुछ भी प्लेन में नहीं मिलता है, वो छोड़ता ही नहीं है। कूपर के पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉरजैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों के द्वारा कूपर का स्केच भी तैयार किया जाता है, जो उसकी एकमात्र तस्वीर है। जहां पर कूपर ने छलांग लगाई थी प्लेन से, उस इलाके के बहुत से किलोमीटर वाले एरिया में जो है ना, जंगल और नदी को कई महीनों तक वहां पे खोजबीन चलता है। बहुत से घरों की छानबीन की जाती है उस इलाके में, लेकिन कूपर का कुछ पता नहीं चलता है, उसके पैराशूट का भी कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर उसने अगर प्लेन से छलांग लगाई तो वो लैंड कहाँ करता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था। कहते हैं कि उस दिन जो रिपोर्टर होता है, ये खबर छापने वाला था, वो जल्दी में था और उसने पुलिस के डैन को DB सुन लिया, इसलिए डैन कूपर की जगह उसने DB कूपर लिख दिया। और डैन कूपर का यही नाम लोगों को खूब पसंद आया और वो DB कूपर के नाम से ही जाना जाने लगा। DB Cooper, DB Cooper, DB DB Cooper, DB Cooper। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर ही रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध भी हो गया। बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर का कुछ भी पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर मौत का भी कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि ना कूपर की लाश मिली और ना ही उसके पैसों का बैग और ना ही उसका पैराशूट। इसका मतलब ये है कि डैन कूपर मरा भी नहीं, क्योंकि मरता तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ तो मिलता ही। कई सालों तक छानबीन चली, एक नामो निशान नहीं मिला, लेकिन इस घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ जब वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था ना, तो रेत के नीचे दबे हुए $20 की नोटों की 3 बंडल मिले। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे। फिर जांच टीम आती है और वो जब उन नोटों के सीरियल नंबर को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इसके बाद एक बार फिर से कूपर को पकड़ने के लिए केस में तेजी आई, लेकिन DB कूपर का कुछ भी पता इस बार भी नहीं लगा। फिर सालों साल तक बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी इकट्ठा नहीं हो पाए, कुछ भी नहीं मिला और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया। अमेरिकी FBI वो एजेंसी है ना जिसके बारे में कहते हैं कि कोई भी केस वो अनसुलझा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन DB कूपर आज भी उनके लिए रहस्य है और उसकी कहानी तमाम दुनिया वालों के लिए भी एक रहस्य है कि अगर उसने हवाई जहाज हाईजैक किया, अगर उसने फिरौती के पैसे लिए, उसने उस प्लेन से छलांग लगाई, वो भी अमेरिका के एक इलाके में, तो फिर वो गया कहाँ? कहीं तो लैंड किया होगा उसने। इतना बड़ा पैराशूट था, वो कहीं तो टकराया होगा जब उसने लैंड किया होगा।
लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी बन गई जो आज 5 दशक के बाद भी लोगों को हैरान कर देती है। बाकी आपको क्या लगता है डीबी कूपर के साथ क्या हुआ होगा, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलूंगा किसी और सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।